नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज देखिए है 15 दिसंबर, यानी कि इस महीने के आपका आधा जो महीना है वो बीत गया है। 15 दिन अब शेष बचे हैं, 15-16 दिन, और ये साल अब जाने को है 2026। वैसे तो कई सारे उतार और चढ़ाव का ये वर्ष रहा है, लेकिन 2026 आपके लिए आपके सफलताओं के रूप में प्रतीक्षा कर रहा है। और सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए अभी से आपको रणनीति बनानी है। 15 दिवस जो आपके बच्चे हैं अभी इस महीने के, इस 15 दिवसों में अपनी आगे की रणनीति को आप क्या करिए, बना लीजिए। एक खाका तैयार कर लीजिए कि आगे किन किन वैकेंसीज पे आपको फोकस करना है और किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को करना है। जब इस प्रकार की रणनीति आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पर 2026 में आपकी असफलताओं पर विराम चिन्ह जो है लगाया जा सकेगा। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न रहा है। उसके पहले हमने कल आपसे जो प्रश्न पूछा था, आप लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या था। सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया था। आइए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, DASC A20 नौसेना में क्या हो गया है, शामिल हो गया है अपने आप में। यानी कि ये जो है अपने आप में नौसेना में शामिल होना अपने आप में नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में है। बिकॉज ऑफ इसी के माध्यम से दरअसल क्या होगा कि भारतीय नौसेना की जो गोताखोरी और जल के भीतर जो क्षमताएं है, जो उस क्षमताओं में क्या हो जाएगी, एक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हो जाएगी अपने आप में। यानी कि सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी नौसेना के माध्यम से हमारे देश भारत की। दरअसल DSC A20 कोलकाता स्थित मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा निर्मित 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला का पहला पोत है अपने आप में। क्या है? पोत है। तो आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा शब्द DASC A20 का संबंध किससे है। तो अगर आप ये नहीं जानेंगे कि ये पोत है गोताखोरी प्रकार का, तो आप नहीं टिक लगा पाएंगे। इसलिए जब भी इस प्रकार के शब्द चर्चाओं में रहें तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो इससे इसके इस नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना के जो शक्ति है उसमें वृद्धि होगी और भारत देश के लिए अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने में एक बड़ा कदम साबित होगी। ठीक है, चलिए इसको तटीय जल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के गोताखोरी और जलीय अभियानों के लिए विशेष रूप से क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। दरअसल यह पोत उन्नत एवं अत्याधुनिक गोताखोरी प्रणालियों से सुसज्जित है, जिसमें विश्वसनीयता है अपने आप में और बहुत तेजी के साथ बहुत बेहतर ढंग से काम करेगा। गोताखोरी अपने आप में कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन इस प्रकार का जो पोत है ये अपनी इस जो है सही चीजों के लिए जाना जाएगा और इसमें जो है इसकी जो परिचालन क्षमता है, दक्षता है, वो बड़ी क्या है, मजबूत है। सिक्योरिटी के पॉइंट से बड़ा मजबूत है अपने आप पे। ठीक है, चलिए अब एक दो पॉइंट इसमें लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। लगभग 390 टन के विस्थापन वाले इस जहाज को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के नौसेना नियमों और विनियमों के अनुरूप डिजाइन तथा निर्मित किया गया है। DSC A20 का विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में व्यापक हाइड्रोडायनेमिक विश्लेषण और मॉडल परीक्षण किया गया, जिससे इसके इष्टतम प्रदर्शन यानी कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, स्थिरता और दीर्घकालिक विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया गया अपने आप। यानी कि हर मामले में क्या है, अपने आप में नौसेना के लिए बहुत अच्छी पहल है अपने आप पे। ठीक है, चलिए कहां किया जाएगा इसको तैनात। दरअसल इस पोत के शामिल होने से भारतीय नौसेना की गोताखोरी सहायता, जल के भीतर निरीक्षण बचाव अभियानों और तटीय क्षेत्रों में परिचालन तैनाती की क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। DSC A20 को कोच्चि में तैनात किया जाएगा। कहां तैनात किया जाएगा? इसको कोच्चि में तैनात किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्या है आपके लिए आवश्यक है, इसको भी क्या करिएगा, टिक लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब बताइए, इस पर प्रश्न बन जाएगा आपके सामने। छोटा सा साधारण सा प्यारा सा प्रश्न है आपके लिए कि DSC A20 किस कंपनी द्वारा निर्मित जो है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला का पहला पोत है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड या गार्डन रीच से बिल्डर्स। क्या हो गया इसका उत्तर बताओ। देखो अगर बता पाओ तो ठीक है, नहीं तो हम बैक जाते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या था बेसिकली। ठीक है ना, चलिए दिखाई दे रहा है कहां पर है ये। अब इसको क्या करते हैं ना कि एक बार जब आप थ्योरी पढ़िए तो उसको एग्जैक्टली देखा करिए कि हां कहां कहां पर कौन कौन सा पॉइंट है। मैंने कई बार कहा है कि इस प्रकार के जो पोत आदि होते हैं वो चर्चाओं में अगर रहते हैं तो वहां से प्रश्न बन जाता है आपके। ठीक है, अब आप
नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो क्या लिखा हुआ इसमें कि DSC A20 कोलकाता स्थित मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित है ये अपने यहां पे। तो बस अब ये पॉइंट कहां लिखा है, अब इसको आप देखिए अपने प्रश्न में कि भाई कहां लिखा है और तुरंत क्या करिए, टिक लगा दीजिए। बस क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बी वाला सही होना चाहिए। आपको लगता है कि सही है तो बिल्कुल सही होना चाहिए, देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2025-26 के बजट घोषणा पत्र में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण रूप में बिना किसी गारंटी के संस्थागत ऋण की घोषणा भी हाल ही में कर दिया है। तो भारत सरकार ने 2025-26 के बजट घोषणा पत्र में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण के रूप में बिना किसी गारंटी के संस्थागत ऋण की घोषणा की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में होमस्टे की स्थापना में सहायता और प्रोत्साहन क्या हो, दिया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे विकास यानी कि स्वदेश दर्शन की एक उप योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इसका क्या उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे विकसित करना है ताकि जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दिया सके और आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसर को बढ़ाया जा सके और हितधारकों को आदिवासी गांव में टिकाऊ पर्यटन प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इस योजना के तहत ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, प्रत्येक परिवार के लिए 2 नए कमरों के निर्माण में मदद हेतु 5 लाख रुपए तक की सहायता और प्रत्येक परिवार के मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये योजना अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बस ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और आप जानते हो कि दरअसल पर्यटन मंत्रालय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन सहित देश के विविध पर्यटन उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। या प्रचार यात्रा, कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के आयोजन और उनमें भागीदारी के माध्यम से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को मेलों और उत्सवों के आयोजन में सहायता प्रदान करके आतिथ्य कार्यक्रम के तहत प्रभावशाली व्यक्तियों, पर्यटन संचालकों, पत्रकारों और विचारकों को देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करके राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से प्रचार के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा किया जाता है। तो ये जब कुछ आदिवासी आज के लिए अगर कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते तो वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, भारत सरकार ने 2025-26 के बजट घोषणा पत्र में होमस्टे के लिए किस प्रकार के ऋण की घोषणा की है? तो कृषि ऋण, मुद्रा ऋण, आवास ऋण या फिर स्टार्टअप ऋण? बताइए क्या हो जाएगा, किस प्रकार की ऋण की घोषणा भी की गई हाल ही में। आसान सा है, कोई बहुत टफ नहीं है जो आप ना बता पाए, इसको जो ना जाने आप। इट्स वेरी इजी है ना फॉर योर एग्जामिनेशंस। बी यानी कि बी का में क्या हो जाएगा, तो बी में क्या हो जाएगा आपका ये जो मुद्रा ऋण है इसके लिए, ठीक है। चलिए, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना यानी कि वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए विश्व बैंक और हरियाणा सरकार में एक समझौता ज्ञापन पर साइन हुआ है, आप जानते होंगे शायद संभवतः। तो विश्व बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के लिए $240 मिलियन लगभग 2000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। यह परियोजना राज्य की वायु गुणवत्ता कार्य योजना यानी कि एयर क्वालिटी एक्शन प्लान का क्या करेगी, समर्थन करेगी। आप जानते होंगे कि हरियाणा जैसे राज्य में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं वायु प्रदूषण के रूप में, जहां पर पराली की समस्या, जलाने की समस्या, और गुड़गांव जैसे और उसके आसपास क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है अपने आप में, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप एक व्यापक स्तर पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, वहां पर प्रदूषण बहुत फैल रहा है और ऐसे में दिक्कतें बहुत आती हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो परियोजना का उद्देश्य क्या है, हरियाणा में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को कम करना है और इसमें परिवहन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र ठीक है शामिल है इसमें, जिसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो फसल अवशेष है उनकी जलाने की प्रथा को रोकना है और स्वच्छ परिवहन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। या संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा अपने आप पे, ठीक है। और खास बात यह है कि इस वित्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि स्वच्छ बायोमास आपूर्ति श्रृंखला, क्लीन बायोमास सप्लाई चेन बनाने में निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को पराली जलाने के बजाय उसे बायोमास पावर प्लांट या सीबीजी के संयंत्रों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। यानी कि जो पराली आप जला देते थे, अब भैया उसको जलाइए नहीं, जलाने के बजाय जो हमारे प्लांट हैं, जो बायोमास पावर प्लांट है, वहां पर आप अपने पराली को दीजिए। इससे क्या होगा
इससे आपको पैसा मिलेगा और कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी, उससे अलग फायदा होगा और प्रदूषण पर भी रोक लगाई सकेगी। तो यह एक बड़ी अच्छी पहल जो है इसमें सरकार ने की है और निश्चित तौर पर यह काबिल तारीफ है। इसी प्रकार की पहलें अन्य राज्य सरकारों को भी अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए। विश्व बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? तो $100 मिलियन, $150 मिलियन, $250 मिलियन या फिर $300 मिलियन। अभी हमने आपको बताया है, बताइए किसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? बताओ बॉस। बहुत आसान है, बताओ। ये देखो, अभी देखो $240 मिलियन। बस कहां पे $240 मिलियन? ये देखो सी वाला ऑप्शन में सही है, बस सी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, मतलब इससे आसान तो प्रश्न आप क्या ही बता पाएंगे, है ना। चलिए, 86वां नुपी लाल दिवस। अभी आप जानते होंगे कि जो देश की राष्ट्रपति महोदय हैं वो क्या कहते हैं, मणिपुर की जो है यात्रा पर थी और उन्होंने ही दरअसल 12 जो है दिसंबर को, ये शुक्रवार नहीं करिए, इसको 12 दिसंबर कर दीजिएगा। ठीक है, ये 12 दिसंबर कर दीजिए, 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर को 86वें नुपी लाल दिवस समारोह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस पर कई सारे समारोह में उनका आयोजन को उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नुपी लाल दिवस जो है 86वां, ठीक है, इसी में इन्होंने कई सारे चीजों पर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। राष्ट्रपति इम्फाल में नुपी लाल जो है मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, उन्होंने करेंगे नहीं किया, जहां वह उन महिलाओं को सम्मानित करेंगे, किया उन्होंने सम्मानित किया जिन्होंने 1904 और 1939 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ऐतिहासिक प्रतिरोध आंदोलनों का नेतृत्व किया था अपने यहां पर। उसी के रेफरेंस में दरअसल ये 86 ये नुपी लाल दिवस हर साल वहां पर मनाया जाता है। कब? 12 दिसंबर को। ठीक है, इन आंदोलन को सामूहिक रूप से नुपी लाल के नाम से जाना जाता है और ये मणिपुर की महिलाओं के नेतृत्व, साहस और सामूहिक संघर्ष के शक्तिशाली प्रतीक क्या है, बने हुए हैं। तो ये महिलाओं के उस संघर्ष को क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करने का काम करते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए, डेट यहां पे लिखी हुई है और इस अवसर पर दरअसल कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए और बाकी आप जानते होंगे कि ऐतिहासिक आंदोलनों 1904 1943 में यहां पर वीरता और साहस को याद किया जाता है उन महिलाओं को। तो ये एक अच्छा पॉइंट है अपने आप पे। इस प्रकार के जो आयोजन आदि होते हैं वो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उसमें गलती करके चले जाते हैं, क्योंकि आप जो है अलग अलग राज्य सरकार की जो योजनाएं आदि होती हैं उन पर आप फोकस नहीं करते हैं, इसलिए कई बार आपके क्वेश्चन गलत होकर चले जाते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए बताइए। अब ये आपसे पूछा कि अभी हाल ही में दरअसल ये जो 86वां नुपी लाल दिवस है कब मनाया गया है? अभी हमने आपको बताया, आप लोग बताइए कि 10 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 15 दिसंबर को या फिर 20 दिसंबर को? बताइए। फ्राइडे को मणिपुर में थी राष्ट्रपति महोदय, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 12 दिसंबर 2025। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इसमें खासकर, ठीक है, कि जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन अलग अलग राज्यों में जो प्रमुख जो आपके जो प्रमुख आयोजन, ठीक है, प्रमुख आयोजन मतलब कि लाइक जो भी मेले आदि होते हैं, मेले या अन्य जो त्योहार आदि होते हैं, इनको आप लोग क्या करिए, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। एक ना एक प्रश्न जो है अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो त्योहार और जो अलग अलग जो आयोजन होते हैं वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर आपका एक जो है नोट्स अच्छा सा रेडी होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको रेडी करेंगे, है ना। ये ना रहेगा नहीं रह करेंगे। ठीक, चलिए अब आ जाइए आपके सामने। अच्छा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी वर्तमान के लगभग 17% से बढ़कर के 25% तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि जो भी हमारा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसमें जीडीपी का योगदान 25% हो, ऐसा लक्ष्य अभी निर्धारित किया गया है। और इसको आप अपने मुख्य परीक्षा में या अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था आदि पर अगर कोई ऐसा निबंध आता है तो उस प्रकार के निबंध आदि में आप अपने इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि भारत 2047 तक वैश्विक औद्योगिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी वर्तमान में कितना है? 17% है और इसको बढ़ा करके 25% करने का जो है लक्ष्य अभी हाल ही में कर दिया गया है, ताकि हम एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में 2047 में हम क्या हो बन सके। चूंकि 2047 में क्या है, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए इस टारगेट को हम अचीव करेंगे और अभी इसको सरकार ने रखा हुआ है। ठीक है,
रूटन कंसल्टिंग ग्रुप और Z47 द्वारा तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा तथा फार्मास्यूटिकल्स, ये 5 ऐसे फील्ड हैं जो 2027 तक $25 ट्रिलियन के औद्योगिक अवसर का आधार बन सकेंगे अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है, अपने यहाँ पे 5 सेक्टर लिखे गए हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऊर्जा तथा फार्मास्यूटिकल, ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जो बड़े स्तर पर जो है इंडिया को $25 ट्रिलियन के औद्योगिक अवसर का आधार यानी कि बेस बन सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको आप अपने अगर आंसर में लिखेंगे मेंस में तो कितना अच्छा नंबर आएगा। तो आपने जो मेंस की कॉपी बनाई होगी उसी में आप इस डेटा को क्या करिए, नोट कर लीजिए। या औद्योगिक विकास या भारत में 2047 बनने के क्या क्या चांस हैं, उन प्रकार के उत्तरों में आप इस डेटा का इस्तेमाल कीजिएगा। भाई साहब बैठे मत रहो, नोट कर लो जो आपने मुख्य परीक्षा की कॉपी बनाई होगी। अब यही सब डेटा आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन नहीं नोट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। चलिए, रिपोर्ट में एक बात और कही गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर का क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। भारत की सेमी कंडक्टर मांग 2022 में $33 अरब थी, जो 2030 तक बढ़कर के $117 अरब तक पहुंचने की संभावना है अपने आप में। वहीं भारत में बिकने वाले लगभग 99% मोबाइल फोन अब देश में ही निर्मित होते हैं, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा मात्र 26% था। यानी कि अब जो है, जो 2014 में जो हमारे फोन आए थे, जो 26% मात्र भारत में बनते थे, अब वो 99% यानी कि लगभग सभी फोन हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसीलिए कहा जा रहा है कि 27 तक हम जो 25 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे अपने आप में इस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, यह बदलाव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के प्रभाव को क्या करता है, दर्शाने का कार्य करता है। तो ये सब डेटा आप अपने उत्तर में लिखिएगा बढ़िया तरीके से। अब आपकी एग्जाम पूछ सकता है इसमें से कि सरकार ने 2047 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी में कितना % बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आप कहेंगे 25% रखा है, लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये कौन कौन से सेक्टर है जिसमें 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, तो ये भी सेक्टर को आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आइए बताइए अब आप, भारत ने 2027 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाकर के कितने % रखने का लक्ष्य रखा है। तो 20%, 22%, 25% या फिर 30%। अभी हमने आपको जस्ट बताया है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है ऐसा रॉकेट साइंस, कुछ भी नहीं है। इंडिया एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी टू व्हाट लेवल बाय 2047। बताइए क्या हो जाएगा। अरे भाई साहब 25 होना जाएगा, काहे लोड ले रहा है बिना मतलब के। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। टॉपिक है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20। ये क्या है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाते हुए पहले स्वदेशी, ध्यान रखिएगा पहला स्वदेशी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को कमीशन किया है। इसका निर्माण दरअसल टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता द्वारा विकसित किया गया। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, और जहां पर अपनी पारंपरिक वैगन निर्माता कंपनी ने नौसैनिक जहाज निर्माण में क्या कर लिया है, प्रवेश कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप में एक बहुत फेमस चीज है। इस पोत को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान में कमीशन किया गया। यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच द्वीप श्रृंखला की सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम है अपने आप में। ध्यान दीजिएगा कि हमारी समुद्री सुरक्षा हमारे लिए क्या है, बड़ी अहम है। और खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में जहां चीन का दबदबा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों जगहों पर अगर आप देखेंगे तो भारत अपनी नौसैनिक शक्तियों को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि चीन जैसे विस्तारवादी नीति वाले देशों के साथ हम अपना मुकाबला कर सकें। और इसमें भारत का सहयोग कौन सा संस्था दे रही है, क्वाड दे रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को क्या कर रही है, काउंटर कर रही है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप इसको देख सकते हैं। DSC-A20 का प्राथमिक कार्य बंदरगाहों और तटीय जल, ठीक है, में डाइविंग संचालन, जहाजों की पानी के नीचे मरम्मत और रखरखाव, खोज एवं बचाव मिशन है। यह गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव, ठीक है, के लिए नहीं बल्कि उसके लिए नौसेना के पास अलग विशेष पोत हैं, अलग अलग। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसको छोड़ दीजिएगा, हालांकि ये इतना पॉइंट। तो ये खास है अपने आप में, और इससे निश्चित तौर पर नौसेना की शक्ति जो है बढ़ेगी अपने आप। ठीक, चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग इसमें
इन प्रकार के प्रश्नों में पढ़ने में कई बार बड़ी बोरियत आती होगी आप लोग, अरे यार क्या पढ़ सर जी प्रश्न देता है, लेकिन आजकल ऐसे प्रश्न खूब पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए पता होना चाहिए आपको। चलिए बताइए, भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसका निर्माण और डिजाइन कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है, ओके। इस पोत को सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार कमान पोर्ट ब्लेयर में कमीशन किया गया, ठीक बात है। यहां मुख्य रूप से गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए कौन सा सही होगा? डी होगा, ए होगा, बी होगा, क्या होगा? थ्योरी अभी पढ़े हो, पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। आप कहेंगे सर हम नहीं दे पाएंगे, तो गलत बात है आपके लिए। इस प्रकार के प्रश्नों को भी अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये गलत बात है आपकी, ठीक है। डी होगा, बी होगा, क्या होगा? बी होगा, मतलब कि 1 और 2 होगा। केवल इतना ही नहीं है, इसके नाम है अन्य कार्य हैं इसके, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है विश्व असमानता रिपोर्ट 2026। अभी ये क्या है? चर्चाओं में रही है, और अभी हाल ही में दरअसल विश्व असमानता लैब द्वारा हाल ही में जारी एक आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो 2024 के ऐतिहासिक पेपर इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 द राइज ऑफ द विलेनियर्स राज पर आधारित अध्ययन है, ने भारत में अत्यधिक धन एकाग्रता को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास अब कुल राष्ट्रीय आय का 22.6% और कुल संपत्ति का 41% हिस्सा है, जो दुनिया में सबसे उच्च स्तरों में से क्या है? एक है अपने आप पे। इंडिया में बहुत कम लोगों के पास बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप पे, है ना। और ये बात बहुत पहले से सुनी जाती है, जानते होंगे, लेकिन क्या किया जाए। इस रिपोर्ट में इस दौर को अरबपति राज, विलेनियर्स राज की संज्ञा दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत अब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की तुलना में अधिक असमान है। ब्रिटिश राज के दौरान 1% की आय हिस्सेदारी लगभग 21% थी, जो अब उससे भी अधिक हो गई है। यह आधुनिक भारत के इतिहास में असमानता का उच्चतम स्तर है। यानी कि ब्रिटिश काल में भी ऐसा नहीं था कि 1% जनसंख्या के पास जो है मात्र 20 से 21% थी धन था, और लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी देखिए आप, अभी क्या हो रहा है कि अभी जो 1% जनसंख्या है उसके पास आबादी, उसके पास मतलब 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 22.6% है अपने आप पे, यानी कि कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है मात्र 1% लोगों के पास। आप सोचिए, बाकी 99% क्या है? बिल्कुल डाउन है अपने आप से। ये जो आर्थिक असमानता भारत में है, यह आर्थिक असमानता ब्रिटिश शासन के आर्थिक असमानता से क्या है? कहीं ज्यादा घातक है अपने आप में। इस पर मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है ना। ये एक चिंताजनक बात है अपने आप में। इस बढ़ती हुई खाई को पाटने के लिए रिपोर्ट के लेखकों, ठीक है, जिनमें थॉमस पिकेटी और नितिन कुमार भारती शामिल हैं, ने एक सुपर टैक्स का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने भारत के 167 सबसे अमीर परिवारों की शुद्ध संपत्ति पर 2% वार्षिक कर लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5% राजस्व प्राप्त हो सकता है, जिसका उपयोग सामान्य स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश के लिए किया जा सकता है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। फिक्स कर देना चाहिए अमाउंट, है ना। मुझे तो लगता है कि ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों पर जो है एक अमाउंट हमेशा फिक्स रहे कि आपको इतना अमाउंट मंथली या ईयरली देना है और हमेशा देना है आपको, कोई भी हो, नॉट ओनली 1%, बाकी लोग भी, ताकि देश में जो आर्थिक असमानता, इस पर हम क्या करें? इस पर हम चोट मार सकें, यानी कि इस इकोनॉमिकल इनबैलेंस को हम क्या करें? कंट्रोल करने का काम कर सकें। नहीं तो देश में असमानताएं, आर्थिक असमानताओं से विभिन्न प्रकार की जो है, जो एक वैमनस्यता होती, फैलती है अपने आप पे, लोगों में एक बहुत प्रकार का अलग दबाव फील होता है। इसको मुझे लगता है कि सही करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्राइमरी टीचरों की सैलरी बताइए 1-1 लाख रुपए तक की है अभी, आप देखिएगा। लेकिन अगर आप जाइएगा सेना पर खड़े जवान की सैलरी देख लीजिए, क्या है? कुछ भी नहीं है बॉस, है ना। तो ये एक बड़ी विडंबना है। हालांकि इस पर आप प्राइमरी टीचर के लोग बुरा मत मान जाइएगा इस बात का मेरे, है ना, कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह है एक असमानता। किसी किसी की सैलरी बहुत है, नेताओं की सैलरी आप देख लीजिए कितनी कितनी है, लेकिन वहीं पर एक नॉर्मल जो एडहॉक पर काम करने वाला जो एक कर्मचारी है, उसकी सैलरी 15-20 हजार भी नहीं है अपने आप में। तो ये एक बड़ी बड़ी विडंबना है अपने आप पे। इस पर मुझे लगता है कि सरकार को काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब बताइए इस पर प्रश्न आप लोग। प्राइमरी टीचर वाले गुस्सा मत हुआ करिए, ठीक है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी के जो प्राइमरी टीचर के जो टीचर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले भी लोग पढ़ाते थे, लेकिन
कई मामलों में जो है लोगों ने थोड़ा सा वो किया, तो कई बार प्राइमरी टीचर बेचारे बदनाम हो गए हैं। लेकिन मैंने कई बार कहा आप लोगों से ना कि प्राइमरी टीचर को क्या होता है, प्राइमरी टीचर को लोग जो है फुटबॉल समझते हैं, गवर्नमेंट फुटबॉल समझती है, जिधर चाहा उधर लुढ़का दिया। कभी जनगणना में ड्यूटी लगा दिया, कभी एसआईआर में ड्यूटी लगा दिया, कभी टीका लगाने में एएनएम के साथ ड्यूटी लगा दिया, तो कभी कोई अन्य सरकारी कार्य आ गया रिपोर्टिंग करनी है तो उसमें काम लगा दिया, इलेक्शन में लगा दिया। इलेक्शन में प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, कोई चुनाव हो, लगा देंगे। मास्टर एकदम फुटबॉल हैं, जिधर मन क्या ढकेल दिया चले गए। मेन काम क्या है उनका, पढ़ाई का है, स्टडी का है, लेकिन वह काम जो उनकी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए, वह काम जो देश की दिशा और दशा बदलने का काम करता है, वह कार्य जो बच्चों में नैतिक मूल्यों का समावेशन कर सकता है, वह कार्य जो देश के युवा को एक बहुत सजग और जिम्मेदार नागरिक बना सकता है, वह शिक्षक उस काम को ना करके बल्कि सरकारी इस काम को करता है। मैं अब इसमें कोई लोग एक्सक्यूज देते हैं कि सरकार पैसा देती है तो काम क्यों ना कराए, काम कराए, लेकिन जिसका जो काम है उससे वही काम कराया जाए, यह नैतिकता कहती है। और शिक्षक जिसका कार्य क्या है, शिक्षा देना है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का समावेशन करना है, अगर उन प्रकार के प्राथमिक शिक्षकों या जूनियर के शिक्षकों को अगर आप अलग कार्यों में लगाओगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हमारी क्या हो जाएगी, पटरी से उतरेगी। और ध्यान देना, जिस देश की प्राथमिक शिक्षा अगर मजबूत नहीं है तो वह देश कभी प्रगति कर नहीं सकता है। इसलिए सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों या अन्य विद्यालयों के जो भी शिक्षक हैं उनको शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाए, बल्कि किसी अन्य काम में बजाय इसके। ये काम, ये बात बहुत आवश्यक है, और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम हमारी प्राथमिक शिक्षा को मजबूत नहीं कर पाएंगे, और ये देश के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी जैसा काम होगा, क्योंकि जिस देश की नींव शिक्षा के रूप में मजबूत नहीं होगी वह देश किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत विशेष बात है अपने आप में, और इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। राइट, पैसा दे देते हैं आप बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप कुछ भी कार्य करा लीजिएगा। शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दीजिए बॉस, शिक्षकों को बाबू मत बनाइए। बाबू बनाने का शौक है तो बाबू की अपॉइंटमेंट कीजिए, इससे रोजगार सृजन भी होगा और लोगों में एक आर्थिक असमानता जो है वो दूर होगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है सरकार को। ठीक है, खैर मेरी बात अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मतलब लोग बताइएगा भाई, हाँ आप में से हो सकता है कोई विधायक सांसद का बेटा देख रहा हो वीडियो, तो अपने पापा को, अपने भैया को, चाचा को, ताऊ को, अंकल को, अंकटी को बताइएगा कि हृदय सर इस बात को कह रहे थे, इसको पहुंचाओ लोकसभा तक, विधानसभा तक। भैया ये काम ना लिया जाए शिक्षकों से, बहुत आवश्यक है अपने आप में। राइट, चलिए बताइए उत्तर से क्या हो जाएगा। बड़ी ही विडंबना है इन सब चीजों को लेकर के, है ना, लेकिन क्या किया जाए। हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में जो भारत पे बढ़ती धन की खाई को उजागर करती है, इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उपयुक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आप इस रिपोर्ट को इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसका आंसर मुझे बताइए आप एक बार प्लीज, कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए मुझे, एग्जैक्टली इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे बताएंगे। ठीक है, बी होगा, क्या होगा, 2 और 3 होगा क्या, या 1 2 3 तीनों होगा, क्या हो जाएगा। ये देखो, ये देख लो आप, या ये कमेंट पढ़ लो, क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा एग्जैक्टली आपका डी, यानी कि इसमें तीनों कथन क्या आपके सही हैं। ठीक है, चलिए, जीन संपादन की वास्तविक समय ट्रैकिंग में जो है एक क्या है, ग्लोकेस9 तकनीकी है अपने आप, यानी कि ग्लोकेस9। ठीक है, जीन एडिटिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भारतीय नवाचार है, ये एक इनोवेशन है अपने आप पे। ठीक है, दरअसल यह पारंपरिक CRISPR केस9 का एक उन्नत संस्करण है, जहां पारंपरिक तकनीकी में यह पता लगाना मुश्किल होता था कि संपादन सही जगह हुआ है या नहीं हुआ है। वहीं ग्लोकेस9 जो ये इनोवेशन है, इसमें शोधकर्ताओं को वास्तविक समय के रियल टाइम में यह देखने में सक्षम बनाता है कि क्या आणविक कैच यानी केस9 सही लक्ष्य तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो ये एक चर्चाओं में रहा है न्यूज, और इस तकनीक को देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैथी के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा CSIR जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में विकसित किया गया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं का क्या है, प्रमाण है अपने में। बस इसकी सबसे अनूठी विशेषता क्या है, इसकी सटीकता है। शोधकर्ताओं ने केस9 प्रोटीन के साथ एक फ्लोरेसेंट प्रोटीन, चमकना जो तत्व होता है एक प्रकार का, इसको जोड़ा गया है। यह एक स्विच की तरह से काम करता है, यह निष्क्रिय रहता है और केवल तभी चमकता है जब सही लक्ष्य DNA
यानी कि टारगेट डीएनए से जुड़ता है, या ऑफ टारगेट, ठीक है, समाधान को पहचानने और रोकने में मदद करता है अपने आप पे, जिससे जीन थेरेपी अधिक सुरक्षित हो जाती है। जीन थेरेपी को लेकर के चीजें आपके एग्जाम में बहुत आती हैं। क्या होता है जीन थेरेपी, कोई बताएगा मुझे? जीन थेरेपी क्या होता है बताओ? एक स्टेम सेल और जीन थेरेपी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, अपने आप में जीन थेरेपी, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं जो आपके जीन और जीन को लेकर के तो अलग प्रकार के जो टॉपिक है वो प्रश्न बनते हैं आप एग्जाम में, तो उसको पढ़ लीजिएगा अलग से, ठीक है। चलिए बताइए अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प तो आपने देख ही लिया, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे जीन एडिटिंग टूल ग्लूकास9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पढ़िए इसको और क्या बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। चलिए, क्या होगा इसका उत्तर बॉस, बताइए। डी, इसमें तीनों ही कथन क्या है, सही है अपने आप में, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, अब आपके लिए प्रश्न है एक छोटा सा कि पुलिका झील कहां पर स्थित है। जल्दी से मुझे इसका कमेंट में आप उत्तर बताइए कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। आपसे अपेक्षा मैं करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। चलिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मींस का कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, विस्तारपूर्वक समझाइए। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा मुझे। इसके अलावा ये पीसेस का एडवर्टाइजमेंट है और पीसेस के अलावा आरओ एआरओ जो हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट आरओ एआरओ, हाईकोर्ट, ठीक है, हाईकोर्ट आरओ एआरओ जो आपका है उसके लिए अभी बैच हमारा एक लॉन्च हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो इसके लिए भी आप बैच ले सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860444, ठीक है, 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8604409201। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, यूपीपीसीएस, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका एनसीईआरटी प्रोग्राम, आपका पीसीएस का बैच, आपका जो भी चीजें हैं आप इस नंबर पर, और जो भी हमने अभी नंबर लिखा तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों एक ही नंबर है, ठीक है। पीसीएस 26 का बैच भी आपके लिए बहुत बेहतर है, आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही
अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।